अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अपना बिज़नेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और कंटेंट नंबर 3 जो है हमारा CMA का, हम लोग आज वो स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो कंटेंट नंबर 3 जो है वो हमारा बेसिकली मार्केट के बारे में है। इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे मार्केट की, और इसके अलावा हम लोग सप्लाई और डिमांड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। और चले आए अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट हमारे पास क्या होती है। मार्केट हमारे पास एक ऐसी जगह या एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम लोग अपने चीज़ों को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, जहाँ पे चीज़ों का एक्सचेंज होता है। किन के थ्रू होता है? बायर और सेलर के थ्रू होता है। ऐसी जगह को या ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं मार्केट कहते हैं। बेसिकली मार्केट हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसका सिर्फ हमारे पास मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ें जो हैं एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है ना। सो मार्केट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल बायर एंड सप्लायर कम्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे पास गुड्स हैं सिर्फ वही नहीं मार्केट में बेची जाती, हमारे पास सर्विसेज भी मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आगे एग्जांपल या टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो है, पहली हमारे पास है प्रोडक्ट मार्केट हमारे पास ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हम लोग अपनी वेजिटेबल्स, फूड और फर्नीचर यानी हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं हम लोग वो वहाँ से लेते हैं। प्रोडक्ट मार्केट से दूध वगैरह, मक्खन, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केट। कम्युनिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट हमारे पास ऐसी मार्केट होती है जहाँ से हम लोग अपने रॉ मटेरियल लेते हैं। जैसा कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाइक कॉटन हो गया, ठीक है, और फैब्रिक्स के लिए जितना भी हमारे पास सामान है, कलर्स जो होते हैं हमारे पास वो यानी कि उनको कमोडिटी मार्केट से लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहाँ पे हमारे पास शेयर्स जो होते हैं कंपनीज़ के वो सेल एंड बाय होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट की सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्टॉक मार्केट आ जाती है। और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो। फिर उसके बाद फैक्टर मार्केट आ जाती है। फैक्टर मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम लोग जो लेबर है हम लोग वहाँ से लेबर लेते हैं से मुराद क्या, अगर तो पाकिस्तान से हो आप तो आपको पता ही होगा। डिफरेंट हम देखते हैं कि जो है, अगर हम थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे जो रोड्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट जो होते हैं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम मज़दूर जो होते हैं वो लेबर होती है वो खड़ी होती है। वो हमारे पास इसीलिए खड़ी होती है क्योंकि डिफरेंट लोग आते हैं और वो फिर वहाँ से लोग चूज़ करते हैं कि हमारा ये काम है तो क्या आप कर दोगे, तो वो लेबर जो है वो अपने साथ ले जाते हैं और अपना काम जो है वो करवा देते हैं। तो ये हमारे पास मार्केट होती है, फैक्टर मार्केट के अंदर आती है। इसके बाद आता है हमारे पास मार्केट फॉर प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली इसने हमें ये बताया है कि हमारे पास सिर्फ गुड्स नहीं मैटर करती, हमारे पास सर्विसेज जो होती हैं वो भी एक प्रोडक्ट ही होती है जो हम लोग सेल एंड बाय करते हैं। आगे उसने फर्म और हाउस होल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह बताया है कि जो सप्लायर्स होते हैं और पोटेंशियल सप्लायर होते हैं वो हमारे पास फर्म के अंदर रेफ़र करते हैं, फर्म को रेफ़र करते हैं। और जो परचेज़र होता है, किसी भी कंज्यूमर होता है किसी भी गुड का, वो हमारे पास किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, हाउस होल्ड को रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अंदर हम बेसिकली डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। अब चीज़ जो है, चीज़ों की डिमांड कौन करता है? बेसिकली चीज़ों की डिमांड करता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर कौन होता है? हाउस होल्ड वाला जिसने चीज़ परचेज़ करनी होती है। तो डिमांड कर्व इज़ बेसिकली अबाउट द परचेज़र और कंज्यूमर, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जो कोई भी गुड है उसके कितने कंज्यूमर जो है विलिंग है कि हम इस चीज़ को उस गिवन प्राइस के ऊपर ख़रीद लें, ठीक है ना। किसी भी गुड्स के कितने परचेज़र हैं जो उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं उस प्राइस के ऊपर। तो ये हमारे पास चीज़ आती है डिमांड कर्व के अंदर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हमारे पास ये है कि हमारे पास कि जो उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है गुड की जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है या ख़रीदने की कोशिश करता है उस पॉसिबल प्राइस के ऊपर। तो डिमांड और कर्व के अंदर हम लोगों ने बेसिकली
डिमांड और प्राइस के दरमियान जो है हम लोगों ने वो रिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। उस प्राइस के ऊपर जितना जो है कंज्यूमर उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है या जितनी ख़रीद रहा है, हम लोगों ने बेसिकली डिमांड कर्व के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास ये है कि अगर अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, अब हम लोग अदर फैक्टर्स, अगर हमारे पास अदर फैक्टर्स जो हैं ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे किन किन फैक्टर्स के बारे में कह रहा है। तो एज़ द प्राइस फॉल, जैसे ही हमारे पास प्राइस की भी किसी भी गुड की कम होती है तो हमारे पास उसकी डिमांड जो है क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोक की बोतल है, आप लोग की कोक की बोतल की प्राइस जो है वो एकदम कम हो गई है, यानी कि 20 रुपीज़ की अगर कोक की बोतल मिल रही थी वो एकदम 15 रुपीज़ की हो गई है, तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोक पीने लग पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास गुड की प्राइस जो है वो कम हुई है और उसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई है। बेसिकली इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमारे पास किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस के कम होने पे। तो इस लिहाज से हमारे पास जो गुड है यानी कि प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस के दरमियान जो है वो क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड, यानी कि जो इसकी डिमांड और उसकी प्राइस के दरमियान ना जो रिलेशन है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और जब उसकी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट्स द लॉ ऑफ डिमांड। अब आए चलते हैं आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ आर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अंदर यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जब प्राइस थी 1, हमारे पास प्राइस 1 रुपीज़ थी, तो हमारे पास उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी थी, वो चीज़ जो थे 10 चीज़ें यानी कि हम लोग बिक रही थी हमारी, यानी कि कंज्यूमर जो था वो 10 तक क्वांटिटी 10 केजी तक चीज़ें जो था ख़रीद रहा था। फिर जब हमने प्राइस 2 रुपीज़ कर दी तो कंज्यूमर ने 8 केजी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी। जब हमने प्राइस 3 कर दी तो हमारे पास कंज्यूमर ने जो था 6 केजी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी, यानी 6.7। तो इसी तरह जब हमारी प्राइस 6 पे चली गई, हमारी प्राइस $6 हो गई, तो हमारी जो कंज्यूमर था सिर्फ उसने 1 केजी चीज़ें जो हैं ख़रीदना शुरू कर दी। बेसिकली ये हमारे पास ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई हमारे पास डिमांड क्या थी, चीज़ों की कम होती गई। तो जैसे हम चीज़ की प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है चीज़ की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली डिमांड कर्व। अब हम लोग जो है ये लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको शो करता है कि हमारे पास चीज़ों की गुड्स की प्राइस जो है वो गुड्स की प्राइस बढ़ने से गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। देन हमारे पास है कि दिस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस। जब हमारे पास डिमांड चेंज होती है, डिमांड वेरी करती है प्राइस के वेरी करने से, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर तो हमारे पास डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड, और अगर हमारे पास डिमांड कम हो रही है तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब हमारे पास प्राइस चेंज होने से, प्राइस वेरी करने से डिमांड जो है वो चेंज होती है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अगर हमारे पास डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और अगर हमारे पास डिमांड कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है द मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व इज़ द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट दैट ऑल परचेजर्स वुड वांट टू बाय एट ईच प्राइस। अब हमारे पास ये तो हमारे पास एक प्रोडक्ट था ना, फॉर एग्जांपल ले लो कि इसमें 1 केजी थी ना ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास फ्लोर के बारे में था कि हमारा फ्लोर जो है वो इतने का बिक रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब मार्केट डिमांड के अंदर ये हमारे पास एक प्रोडक्ट के बारे में था। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट डिमांड के अंदर जो एक मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं ये हमारे पास उसके बारे में होगा। अब ये भी हम देख लेते हैं कि मार्केट डिमांड का हमारे पास भी सेम ही है, जो हमारे पास एक चीज़ की एक प्रोडक्ट के लिए था हमारे पास डिमांड का, यानी कि ऐसे, तो हमारे पास एक पूरी टोटल मार्केट के लिए भी डिमांड का सेम रहेगा।
देन हमारे पास आ जाती हैं कंडीशन ऑफ डिमांड। कंडीशन ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। उनमें से कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो हमारी प्राइस का फैक्टर है, यानी कि अगर हमारी प्राइस कम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइज़ ऑफ हाउस होल्ड इनकम। साइज़ ऑफ हाउस होल्ड इनकम के अंदर हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास घर की जो इनकम थी, इनकम हमारी बढ़ गई है, ठीक है ना, तो हमारी घर की इनकम बढ़ गई है तो हमारी डिमांड जो है बेसिकली चीज़ के लिए ज़्यादा हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की इनकम बढ़ने से किसी चीज़ की प्राइस, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। और अगर हमारी इनकम बढ़ने से हमारी किसी चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाती है तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स हमारे पास, इसकी एग्जांपल में ऐसे ले लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पहले हम लोग किसी कंपनी का ऑयल यूज़ कर रहे थे जो कि हमारे पास थोड़ी कीमत में बिक रहा था, ठीक है ना, उसकी कीमत जो थी वो पर केजी 200 रुपीज़ थी। अब हम लोगों ने किसी ऐसी कंपनी का ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया जिसकी कीमत जो है वो पर केजी 500 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो तब हमारी इनकम थोड़ी थी इसलिए हम 200 वाला यूज़ करते 200 वाला यूज़ करते थे। अब हमारी इनकम बढ़ गई तो अब हम 500 वाला यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्फीरियर गुड जो थी हमारी ये थी क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से हमने इस चीज़ को छोड़ दिया और हम 500 वाली पे स्विच कर गए क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी थी। तो ये हमारे पास नॉर्मल गुड है और ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर गुड, क्योंकि इसकी जो है डिमांड बढ़ी है और इसकी डिमांड जो है कम हो गई है इनकम के बढ़ने की वजह से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स हमारे पास ये होती है। सब्स्टिट्यूट हम कहते हैं अल्टरनेटिव गुड को, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का जो अल्टरनेटिव गुड होती है वो हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल या अल्टरनेटिव गुड के अंदर कोक एंड पेप्सी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोक जो है वो मार्केट में बिल्कुल ही बंद हो जाती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पेप्सी यूज़ करना शुरू कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट में जो है पेप्सी ख़त्म हो गई है तो हम कोक यूज़ करेंगे। तो बेसिकली कोक और पेप्सी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन सी हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो अगर एक चीज़ है तो उसके साथ दूसरी चीज़ होगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कार है, अब हमारे पास कार के अंदर पेट्रोल होगा तो वो कार चलेगी, तो दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट गुड, ठीक है ना। तो ये गुड कॉम्प्लीमेंट गुड जो होती हैं वो दोनों साथ यूज़ होने वाली होती हैं और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है वो हमारे पास एक दूसरे के अल्टरनेटिव गुड्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिमांड कर्व के ऊपर सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव गुड का, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव गुड का डिमांड कर्व के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोक है और पेप्सी है, तो हमारे पास अगर पेप्सी की प्राइस जो है वो बढ़ गई है तो लोग जो हैं पेप्सी को छोड़ के कोक कोक की जो डिमांड होगी वो हमारे पास बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों ने पेप्सी को जो है वो स्विच करके कोक पे चले जाएंगे। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ने से जो उसकी अल्टरनेट गुड होती है उसकी डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स में ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में कार्स की प्राइस बहुत कम हो गई है तो हमारे पास पेट्रोल जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपस में जो है कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये होता है कि हमारे पास जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट गुड्स के अंदर जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ती नहीं है बल्कि दूसरे की डिमांड कम होती है। अगर फॉर एग्जांपल कार की प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास कौन पेट्रोल डलवाएगा, अब किसी ने पेट्रोल घर में लेके जाके खाना तो नहीं बनाना पेट्रोल के साथ,
लाजमी सा बात है, कार के अंदर ही पेट्रोल डलता है। अगर पेट्रोल की हमारे पास प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग पेट्रोल यूज़ करना जो है वो छोड़ देंगे, तो पेट्रोल की डिमांड जो है हमारे पास कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा डिमांड कर्व के ऊपर करता है इफेक्ट, वो हमारे पास है टेस्ट एंड फैशन। अब हमारे पास एक चीज़ थी कि हमारे पास फैशन चल रहा था लॉन्ग शर्ट्स का, तो लोग जो हैं वो लॉन्ग शर्ट्स को यूज़ करेंगे, लॉन्ग शर्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। अब हमारे पास एकदम फैशन आ गया शॉर्ट शर्ट्स का, तो लोग जो हैं वो शॉर्ट शर्ट्स की तरफ जो स्विच कर देंगे। तो हमारे पास फैशन जो है वो भी बहुत मैटर करता है डिमांड के ऊपर, ठीक है ना। जिस चीज़ का फैशन होता है उस चीज़ की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ का फैशन नहीं होता उस चीज़ की डिमांड जो होती है वो हमेशा कम होती है। अब टेस्ट जो है, एक शख्स है उसको ब्रांडेड ही कपड़े सूट कर रहे हैं, वो उसका टेस्ट ही ऐसा है कि वो जो है यानी कि ब्रांड्स के अलावा किसी और सूट को नहीं पहन सकता, नहीं कपड़े ख़रीदता, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत मैटर कर रहा है, इसलिए वो अपने टेस्ट के मुताबिक ही चीज़ ख़रीदेगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, और किसी चीज़ के बारे में आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, आप उस चीज़ को पसंद ही नहीं कर रहे, तो उसकी डिमांड जो है वो कम ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है एक्सपेक्टेशन हमारे पास ये होता है, अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि हमारे पास आने वाले दौर के अंदर हमारे पास किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जानी है, तो वो उस टाइम जो है उस चीज़ को अपने पास ख़रीद के रख लेगा। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है, जब हमारे पास कोरोना का सीन स्टार्ट हुआ था तो उसमें लोगों को ये लगा था कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, तो लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन से पहले ही 1-2 दिन पहले सब ने शॉपिंग करना शुरू कर दी और अपने पास बहुत सारा जो था वो जो राशन वगैरह था उसको सेव कर लिया। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेशन। जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ के बारे में होती है कि इसकी कल प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, तो वो आज जो है लोग उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देन हमारे पास फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट इन ऑफ डिमांड कर्व, कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट क्यों होता है। बेसिकली ये जो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े हैं, इन फैक्टर्स के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से हमारे डिमांड कर्व जो है वो मैटर करता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास पहले हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है कि हमारे पास पहले किसी चीज़ की प्राइस P1 थी ना, तो उसकी डिमांड जो थी वो X थी। अब उसी प्राइस के ऊपर हमारी जो उस चीज़ की डिमांड है वो हमारे पास कहाँ चली गई है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होके इस डिमांड कर्व DO से D1 की तरफ इस तरह इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हमारे पास पहले इस प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी जो थी हमारे पास डिमांड जो थी वो इतनी थी, यानी कि बहुत थोड़ी सी थी, इतनी सी डिमांड थी इसकी, चुनी मुन्नी सी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। यहाँ पे डिमांड कितनी है, छोटी सी डिमांड है ना, थोड़ी सी डिमांड है। अब हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पे आ गई, बहुत थोड़ी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ी प्राइस होगी। तो इस प्रोडक्ट की जो अब डिमांड है वो कितनी ज़्यादा हो गई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रोडक्ट की डिमांड हो गई है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। यहाँ पे डिमांड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और शिफ्ट इन डिमांड हमारे पास ये है कि उसी प्राइस के ऊपर प्राइस हमारी वही रहती है, लेकिन उसी प्राइस के ऊपर जो एकदम प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाती है, उसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो टोटली शिफ्ट कर जाता है आगे को। अब हमारे पास ये डिमांड क्यों बढ़ती है, ये डिमांड बढ़ती है हाउस होल्ड की इनकम बढ़ने से। इनकम बढ़ गई तो लो जी हम लोगों ने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा दिया। फिर हमारे पास राइस इन दी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूएंट, के हमारे पास सब्सटीट्यूएंट्स थी, पेप्सी की प्राइस एकदम क्या हो गई, बढ़ गई, तो लोगों ने कोक जो थी वो बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दी, तो कोक की डिमांड जो थी वो बढ़ गई। अब हमारे पास जो था कोई टेस्ट इन द प्रोडक्ट, कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के बारे में जो टेस्ट है वो लोगों का एकदम बड़ा पॉजिटिव हो गया है। लोगों ने कहा कि भाई वाह 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 ये तो प्रोडक्ट ही बड़ा अच्छा है, तो लोगों ने उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया।
या हमारे पास एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस, कि हमारे पास लोगों ने सोचा है कि भाई कल इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, आज ही ख़रीद लो, तो इसलिए इस पॉइंट पे भी इसकी जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। यार इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, एकदम जो है आपकी मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से जो है हम लोग की जो है वो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो दिस इज़ बेसिकली डिमांड कर्व जो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है। आए चलते हैं अब अपने सप्लाई कर्व की तरफ। सप्लाई कर्व या सप्लायर जो होती है किसी भी प्रोडक्ट के, पहले सप्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सप्लायर किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है कि जो हमारे पास सप्लायर जो है किसी प्राइस के ऊपर विलिंग है कि भाई मैं बेच दूंगा, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 रुपीज़ है, तो जो है ये 15 रुपीज़ वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर जो हमारे पास सप्लायर है वो कह रहा है कि भाई ये प्राइस मुझे सूटेबल करती है, सूट है, तो मैं इस प्राइस के ऊपर जो है इस चीज़ को बेचने पे तैयार हूँ। अब इस 15 रुपीज़ की प्राइस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लायर है उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट निकालने के बाद ही तो वो कोई चीज़ बेच रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली सप्लायर विलिंग होता है। सप्लाई कर्व के अंदर सप्लायर जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर विलिंग होता है कि भाई मैं बेच दूंगा इस प्राइस के ऊपर, जितनी भी गिवन प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सप्लाई, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने सब कुछ रिलेट करना है सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर से रिलेटेड बातों को ही पढ़ना है। अब सप्लाई कर्व हमारे पास ये है कि जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स which would be supplied by the product at the given price। सप्लाई कर्व के अंदर हम लोगों ने उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ना है जो कि उस प्राइस के ऊपर, एक गिवन प्राइस के ऊपर सप्लायर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है ना। आए चलते हैं अब अपने सप्लाई, पहले लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे? अब हमारे पास सप्लायर जो होता है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो है अपनी चीज़ों की सप्लाई करूं। तो जब प्राइस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की, तो सप्लायर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई करना शुरू कर देता है। और सप्लाई जो है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो है प्राइस कम हो रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 5 रुपये की सारों ने ये चीज़ बेचनी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ कर दी, उन्होंने कहा कि 5 रुपये की बेचनी है, तो अब जो है वो सप्लायर जो है वो सप्लाई रोक लेगा। वो कहेगा कि भाई मैंने सप्लाई नहीं करनी, 5 रुपये के अंदर तो मुझे भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सप्लाई कर्व, जिसके अंदर प्राइस कम होने से सप्लायर सप्लाई कम कर देता है और प्राइस ज़्यादा होने से सप्लायर सप्लाई ज़्यादा कर देता है। अब पहले हम यहाँ इसका कर्व देख लें। तो बेसिकली यहाँ पे थी हमारी प्राइस। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कर लो कि ये प्राइस थी हमारी P। अब P प्राइस के ऊपर जो हमारी सप्लाई थी वो इतनी गुड्स की थी। अब जैसे ही हमारी प्राइस कम हुई तो हमारी सप्लाई कितनी होगी, हमारी सप्लाई सिर्फ इतनी चुन्नी मुन्नी सी हो गई। वो सप्लाई थी जो सप्लायर कर रहा है, यानी कि प्राइस कम होने से हमारी सप्लाई जो थी वो भी कम हो गई, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे अच्छे फैक्टर हैं, बल्कि बुरे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी जो है सप्लाई जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कॉस्ट थी वो किसी भी वजह से बढ़ गई है। जैसा कि इसमें से ले लेते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल था गवर्नमेंट ने एकदम वो महंगा कर दिया, ठीक है ना। उसकी प्राइस जो थी वो हमारे पास बढ़ गई है। जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा आ जाएगी। फिर जब हमारे पास कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी तो हमारे पास सप्लाई जो होगी मार्केट में, हम फिर थोड़ी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सप्लाई जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स, के हमारे पास कॉस्ट जो थी वो भी बड़ा मैटर करती है किसी भी चीज़ की सप्लाई के अंदर, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स,
सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास सप्लायर था किसी भी चीज़ का, उसने एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ स्विच कर दिया। यानी कि पहले वो पेप्सी की सप्लाई करता था तो अब वो कोक की सप्लाई करने वाला पड़ा है। तो हमारे पास जो है इस सूरत हाल के अंदर जो दूसरी कोक वाले जो होंगे उनको अपनी प्रोडक्ट की जो है प्राइस कम करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग के उसको हम जो है हमारी मार्केट में वो है ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो सके। ठीक है। आगे कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन हमारे पास ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट गुड जो होती हैं वो हमारे पास साथ साथ यूज़ होने वाली गुड्स होती हैं। जैसे कि कार एंड हमारे पास थी पेट्रोल थी, तो हमारे पास तो अगर हमारे पास कार की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, कार की प्राइस कम हो गई है, तो हमारे पास पेट्रोल वाले जो हैं वो उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो है वो उसकी प्राइस भी पेट्रोल की बढ़ा देंगे और वो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कार की अगर प्राइस कम हुई है तो लोगों ने कार ज़्यादा ख़रीदनी है और अब लोगों ने कार ख़रीदनी है तो पेट्रोल की तरफ भी आना है। तो दैट्स वाई वो पेट्रोल जो है पेट्रोल की प्राइस को भी बढ़ा देंगे और उसकी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस। अगर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि कल जो है प्राइस बढ़ जानी है, आज प्राइस थी 15, कल प्राइस हो जानी है आज प्राइस थी 5 तो कल प्राइस हो जानी है 7, तो जो हमारे पास सप्लायर है वो सप्लाई को कम कर देगा, सप्लाई को रोक लेगा, वो प्राइस को 7 रुपीज़ तक होने का इंतज़ार करेगा और जिस दिन प्राइस 7 रुपीज़ हो जाएगी वो उस दिन प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो ज़्यादा कर देगा, क्योंकि 7 के ऊपर जो है वो आपको पता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट है और 5 के ऊपर उसको कम प्रॉफिट है। चेंज इन द टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो अब हमारे पास अच्छी हो गई है। टेक्नोलॉजी अच्छी होने से पहले हमारे पास कॉस्ट आ रही थी एक चीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल 15 रुपीज़, अब हमारे पास कॉस्ट आ गया है 12 रुपीज़। तो इस तरह जो है हमारे पास कॉस्ट कम हुई है हमारी, तो हमारे पास सप्लायर जो होगा वो सप्लाई को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको जो है अब उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है। अदर फैक्टर्स के अंदर हमारे पास यह रहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर है किसी चीज़ यानी कि आजकल मौसम ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्राई फ्रूट्स की आजकल सप्लाई क्या है वो ज़्यादा हुई है। जिस दिनों हमारे पास गर्मियाँ होती हैं उन दिनों ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई जो होती है वो कम होती है। तो हमारे पास अदर फैक्टर्स के अंदर वेदर वगैरह मैटर करता है जिससे हमारी जो है प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व। शिफ्ट ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व क्यों होती है, इसके अंदर भी हमारे पास जो प्राइस होती है वो हमारे पास सेम रहती है, लेकिन हमारे पास जो हमारी सप्लाई कर्व होती है वो हमारे पास या तो इधर को शिफ्ट कर जाती है और या तो इधर को शिफ्ट कर जाती है। और वो जो इधर उधर को शिफ्ट करती है वो किन फैक्टर के ऊपर वो किन फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट करती है, वो हमारे पास ये वाले फैक्टर हैं। सबसे पहले कि हमारे पास फॉल इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो हमारे पास कॉस्ट थी अब वो हमारे पास कम हो गई है। किसी भी प्रोडक्ट की जो हमारे पास कॉस्ट थी अब वो कॉस्ट हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कॉस्ट कम होने से पहले हम लोग P1 प्राइस के ऊपर इतने प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में भेज रहे थे, अब हम लोगों ने Q1 प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है सप्लाई की वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। किस वजह से, कॉस्ट कम होने से। ठीक है ना। आगे हमारे पास है फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। अगर हमारे पास दूसरा गुड जो है वो उसकी प्राइस जो है कम हो गई है तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमें पता चल, अब हम जो थे हम सप्लायर थे, अब हम बड़े चालाक होशियार थे, अब हमें पता चल गया कि जो दूसरा हमारे जो अल्टरनेटिव गुड था उसकी प्राइस जो है कम हो गई। अब लोगों ने तो यूज़ करनी है हमारी गुड, तो उसने क्या किया, उसने उसी प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की जो सप्लाई थी वो मार्केट में बढ़ा दी और इस तरह जो थी वो हमारा सप्लाई कर्व जो थी वो इधर से इधर को ऐसे करके शिफ्ट हो गई। अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर भी ऐसे ही होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो थी उसकी वजह से मैंने आपको कहा कि जैसे हम लोग पहले पर आवर जो थे वो हम लोग कोई 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हम लोगों ने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो तब भी हमारे पास चीज़ की जो सप्लाई है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो उसकी हम लोगों ने
इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट हमारे पास आ गई है कि हम लोगों की जो है कॉस्ट जो है वो हमारी मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई है या अदर फैक्टर्स की वजह से कम हो गई है, तब भी हमारी जो है क्वांटिटी, उसकी डिमांड जो वो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। अब हमारे पास ये तो थी सप्लाई कर्व इधर को मूव किया। अब सप्लाई कर्व जो है उसने कभी कभी इधर को मूव भी कर देती है, कभी कभी सप्लाई हमारी थोड़ी भी होती है। तो सप्लाई हमारी थोड़ी की वजह से होती है, हमारे पास कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। अब हमारे पास इस प्राइस के ऊपर पहले जो था वो इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे थे, अब कॉस्ट बढ़ने के ऊपर घटने की वजह से सप्लायर ने जो था इसी प्राइस के ऊपर इतने प्रोडक्ट्स बेचना मार्केट में बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि उसके लिए सूटेबल जो थे सिर्फ Q2 प्रोडक्ट्स थे, यानी कि इतनी ही क्वान्टिटी के प्रोडक्ट्स उसके लिए सूटेबल थे। फिर इसके बाद के अगली जो दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई है। तो हमारे पास जो की प्राइस जो थी वो बढ़ गई थी। अब जब इसकी प्राइस बढ़ी तो फिर उसने जो था वो अपनी जो थी क्वांटिटी उसको भी कम कर लिया। अब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो हमारे पास बढ़ गए। टैक्स बढ़ने से हमारी जो थी हमारी कंपनी को जो था वो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा था, तो दैट्स वाई उसने जो था अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो थी उसको कम कर लिया उसी प्राइस के ऊपर। देन हमारे पास आता है, ये हमारे पास था सप्लाई कर्व और ये हमारे पास थे शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास पहले हमारे पास आता है प्राइस इक्विलिब्रियम। प्राइस इक्विलिब्रियम हमारे पास ऐसी प्राइस होती है जहाँ पे मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड की जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो बैलेंस होती हैं, यानी कि जहाँ पे ना तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और ना ही जहाँ पे मार्केट की जो डिमांड होती है वो बहुत कम होती है। जहाँ पे दोनों चीज़ें जो होती हैं वो एक इक्विलिब्रियम के ऊपर होती हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस मैकेनिज़्म जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे जो है सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है। ठीक है, अब प्राइस मैकेनिज़्म के अंदर कैसा क्या होता है कि अगर इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे आप जाते हैं कोई जैकेट ख़रीदने फॉर एग्जांपल, तो आप जैकेट ख़रीद रहे हैं आप किसी से, उसने आपको कहा है कि 1000, ठीक है, आपने उसे कहा मैं 700 दूंगा। अब 700 से आप लोग फॉर एग्जांपल 800 में उस चीज़ को ख़रीद के आ जाते हैं, तो ये वो प्राइस है ये जिसके ऊपर उसने आपको बेच दिया और जिसके ऊपर आपने उससे चीज़ जो थी वो ख़रीद ली। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोग 800 पे आए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज़्म। और जिस प्राइस पे आप दोनों खुश थे, वो भी खुश था, आप भी खुश थे, आपने उसने बेच दिया और आपने ख़रीद दिया, तो इस प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर हमारे पास ये थी मार्केट सप्लाई इतनी हो रही थी प्रोडक्ट्स की और मार्केट में डिमांड जो थी वो प्रोडक्ट्स की इतनी थी। प्राइस P1 के ऊपर हमारे पास जो थी वो मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमारे पास सप्लाई ज़्यादा थी और जो डिमांड थी वो हमारे पास कम थी। फिर P2 प्राइस ऐसी डिमांड थी जिसके ऊपर सप्लाई जो थी वो बड़ी थोड़ी थी, क्वांटिटीज़ की सप्लाई का हुआ ना ये वाला, और फिर हमारे पास जो डिमांड थी चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये प्राइस थोड़ी थी। फिर इन दोनों प्राइस के दरमियान में एक प्राइस आई जहाँ पे हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों जो थी वो आपस में कट कर रही थी और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ये वो प्राइस है जहाँ पे सप्लायर जो है सप्लाई करने पे तैयार है और जो परचेज़र है वो परचेज़ करने पे तैयार है। तो दिस इज़ एक्सेस सप्लाई। जो प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस होती है, ज़्यादा प्राइस होती है, वो हमारे पास एक्सेस सप्लाई की प्राइस होती है, और जो नीचे सब प्राइस होती है वो हमारे पास एक्सेस डिमांड की सप्लाई होती है। अब जो हमारे पास प्राइस मैकेनिज़्म होती है उसके 3 फंक्शन होते हैं। एक हम उसको कहते हैं सिग्नलिंग, दूसरे को हम कहते हैं रेशिंग और तीसरे को हम कहते हैं रिवार्डिंग। सिग्नलिंग के अंदर हमारे पास जो होती है सप्लाई थोड़ी होती है और डिमांड जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी कि ये हमारे पास प्राइस कौन सी थी, एक्सेस डिमांड वाली प्राइस थी, ये हमारे पास एक्सेस डिमांड वाली प्राइस थी। और रेशिंग की जो प्राइस थी वो हमारे पास जो थी वो एक्सेस सप्लाई वाली
जो थी वो थी, और जो हमारे पास रिवार्डिंग थी हमारे पास थी इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे दोनों जो थे वो रजामंद थे कि वो कह रहा था मैं बेच दूंगा और ये कह रहा था कि मैं ख़रीद लूँगा। अब यहाँ से आगे हमारे पास कुछ एनालिसिस है, लाइक जिसके अंदर हम सप्लाई और डिमांड को देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। से हमारे पास प्राइस कम हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ टू सिंपल। देन हमारे पास है मोमेंट्री मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। मोमेंट्री मार्केट हमारे पास कौन सी मार्केट होती है? एक ऐसी मार्केट होती है जो वन डे मार्केट होती है। अब फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो मार्केट होती है वो हमारे पास होती है वन डे मार्केट, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स हमारे पास वो गुड्स हैं जो एक टाइम लिमिट से ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते। वन डे मार्केट बेसिकली वेजिटेबल्स इस तरह या फ्रूट्स ऐसे कि हमारे पास वेजिटेबल और फ्रूट्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वन डे का या 2 डे का, वो उससे ज़्यादा जो है वो यूज़ के काबिल नहीं रहते। तो इसीलिए हम लोग वन डे मार्केट के अंदर उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट डे मार्केट के अंदर हम लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं चीज़ें उनके बारे में, और लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे कि हमारे पास फ्लोर है या डिफरेंट चावल है, ये हमारे पास जो है सारा साल यूज़ होनी होती है, तो इसलिए हम वो लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। तो अब यहाँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वन डे मार्केट के बारे में या मोमेंट्री मार्केट की इसने सप्लाई और डिमांड कब दी हुई है। जो हमारे पास वन डे मार्केट है ना, उसके अंदर हमारे पास सप्लाई जो होती है चीज़ों की वो एक जैसी रहनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक दिन जो है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है चीज़ों की, यानी एक दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आ गई और एक दिन बहुत थोड़ी आ गई। हमारे पास वन डे या शॉर्ट टर्म वो मोमेंट्री मार्केट के अंदर हमारे पास सप्लाई जो होती है वो सेम रहती है। अब चीज़ों की जो डिमांड होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस जो होती है वो चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास उसकी डिमांड जो है वो भी कम होगी। अब हमारे पास प्राइस थोड़ी है तो उसकी डिमांड जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास सप्लाई यहाँ कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डिमांड है वो हमारे पास चेंज करती है, फ्लक्चुएट करती है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो सप्लाई है वो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस वो चेंज करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इतनी थी तो हमारे पास डिमांड जो है वो उस चीज़ की उस टाइम पे इतनी थी। अब हमारे पास प्राइस जो है वो थोड़ी हो गई है तो उस चीज़ पे उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल जो हमारे पास डिमांड सप्लाई कर्व है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए वो, और लेकिन हमारे पास जो वन डे मार्केट होती है, मोमेंट्री मार्केट होती है, उसके अंदर हमारे पास जो सप्लाई होती है वो हमारे पास फ्लक्चुएट होती रहती है।